हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ली गई है वो है चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। इस योजना की शुरुआत 2018 में एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसमें आप या हम कोई भी व्यक्ति एसबीआई की ब्रांच के माध्यम से एक चुनावी बॉन्ड मिलता था, उसे ले सकते थे और चंदे के रूप में उसे जारी कर सकता था, यानी कि भुना सकता था भाजपा। लेकिन अब उसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की जो संविधान पीठ ने रद्द कर दिया है केंद्र सरकार की इस योजना को और कहा है कि सूचना के अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है ये योजना। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के लिए सभी वितरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। यानी कि जितने अभी तक चुनाव बॉन्ड बेचे गए हैं उनकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप चुनाव आयोग को दीजिए। चुनाव आयोग को एसबीआई से विवरण मिलने के बाद 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर उसे सार्वजनिक करना होगा। चुनाव में काले धन पर बड़े पैमाने पर उपयोग को रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में शुरू की थी ये योजना। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के फंडिंग पैटर्न पर इस ऐतिहासिक फैसले का पड़ेगा बड़ा असर। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद उठाएंगे उचित कदम और कांग्रेस ने इस फैसले का किया है स्वागत। और इसमें देखिए यहाँ आंकड़े दिए गए हैं कि किस तरीके से किसको कितना चंदा मिलता है। सबसे ज़्यादा 54.77% यानी कि 6,566 करोड़ रुपए मिले हैं भाजपा को। बहुत बड़ी रकम होती है ये। इतनी रकम अगर गरीबों के कल्याण के लिए लगा दी जाए तो भारत से पूरी तरीके से गरीबी समाप्त हो जाएगी। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है और इसे रद्द कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला ऐसे समय सुनाया है जब लोकसभा चुनाव निकट है। पार्टी को मिलने वाली चुनावी फंडिंग की जानकारी को मतदाताओं का अधिकार बताते हुए अदालत ने चुनाव आयोग को 2019 से अभी तक जारी किए गए सभी बॉन्डों के खरीदारों, उनका मूल्य, खरीद और खरीद की तिथि, उन्हें भुनाने वाले दलों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। साथ ही चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून की विभिन्न धाराओं में किए गए संशोधन को भी निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टियों की फंडिंग पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि देखिए, जब चुनावी बॉन्ड जारी किया गया था तो उसमें कुछ कानून में भी परिवर्तन किए गए थे, जैसे कंपनी लॉ में परिवर्तन किया गया था, आरबीआई एक्ट में परिवर्तन किया गया था कि मतलब जो लोग बॉन्ड ले रहे हैं उनका नाम सार्वजनिक ना किया जाए। अब हो सकता है एक ही व्यक्ति ने कई नामों से मतलब कई बॉन्ड ले लिए हों, ये हो सकता है, लेकिन जब तक ये वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो 6 मार्च के बाद 13 मार्च तक हम लोग वेट करते हैं और जब ये न्यूज़ आएगी तो उसको डिस्कस करेंगे। 5 जजों की जो खंडपीठ है उसमें प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस VR गवई, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। कतर में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर मोदी ने थानी को कहा धन्यवाद। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को हाल ही में कतर द्वारा किया गया है रिहा। ऊर्जा, निवेश, आर्थिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में चर्चा की गई है सहयोग को लेकर। मोदी ने थानी को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। देर रात प्रधानमंत्री नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कतर में वहां के शासक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर वहां की जेल में बंद 8 भारतीयों को पिछले दिनों रिहा करने के लिए धन्यवाद बोला है। ये 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं जो कतर की एक शिपिंग कंपनी में काम कर रहे थे। ये सभी अब स्वदेश लौट चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी UAE की यात्रा के बाद कतर पहुंचे, जहां उनकी पहले से ही वहां के प्रधानमंत्री के साथ और बाद में आमिर के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, आर्थिक सहयोग, नई प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग, शहरी बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बातचीत हुई है। इन वार्ताओं के बारे में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि दोनों देशों के नेता आपसी रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सहमत हुए हैं। किसानों से पहले मान ने की केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा। देखिए, टकराव टालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है केंद्र सरकार और उन्होंने गुरुवार को किसान संगठनों के साथ तीसरे दौर की बातचीत की। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ केंद्रीय मंत्री हैं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अलग से बैठक की। यह पहला मौका है जब किसान संगठनों से बातचीत से पहले केंद्र मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक होटल में हुई बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, जहां किसान संगठन उनका 3.5 घंटे से इंतजार कर रहा था। इसके बाद तीनों केंद्रीय मंत्री रात 8 बजे बैठक में शामिल हुए। वार्ता में किसानों की तरफ से भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान मजदूर संघ कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंघेर और किसान नेता रमनदीप मान और तेजवीर सिंह आदि शामिल थे। केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच इससे पहले 8 फरवरी, उसके बाद 12 फरवरी को भी मैराथन बैठक हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला था। 12 फरवरी को 5.5 घंटे चली बैठक के बाद देर रात को किसानों ने 13 फरवरी को सुबह 10 बजे दिल्ली कूच की घोषणा कर दी थी। हरियाणा सरकार की सख्ती के कारण प्रदर्शनकारी दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ सके और हरियाणा सीमा पर पंजाब क्षेत्र में 3 दिनों से मोर्चा लगाए हुए हैं। किसान अपनी मांगों से अभी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि यूपी में दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव, भाजपा ने उतारा 8वां प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के 8वें प्रत्याशी के तौर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य व रियल एस्टेट कारोबारी संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सपा के 3 व भाजपा के 7 प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके थे। अब सेठ के मैदान में उतरने से निर्विरोध निर्वाचन की संभावना खत्म हो गई है। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच में सभी के वैध पाए जाने पर 27 फरवरी को मतदान होगा। बता दें कि सपा से जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन, भाजपा से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता व नवीन जैन नामांकन कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, एमएसपी नहीं है किसानों की समृद्धि की गारंटी। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सिर्फ किसानों को सहारा देकर खेती को लाभकारी बनाने का माध्यम भर है, आय बढ़ाने की गारंटी नहीं है। इसके लिए किसानों को फसलों की विविधता और व्यावसायिक पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। अभी एमएसपी वाली सभी 24 फसलों में 5 का बाजार भाव ज़्यादा है। इसका अर्थ हुआ कि उक्त 5 फसलों को बेचने के लिए किसान एमएसपी पर निर्भर नहीं है। एमएसपी को कानूनी रूप दिया गया तो सबसे ज़्यादा घाटा पंजाब हरियाणा को ही होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों की 100% उपज की एमएसपी पर खरीद होती है। अन्य राज्यों में कोटे की एक सीमा निर्धारित है। एमएसपी एवं कृषि सुधार पर बनी उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी तभी होगी जब किसानों को उनकी उपज का सही जगह पर सही दाम मिलेगा। यदि खेती की लागत कम नहीं होगी एवं प्रतिस्पर्धी बाजार नहीं मिलेगा तो मुनाफा कैसे होगा। देश में मंडी की वर्तमान व्यवस्था में एमएसपी का खरीदारी की गारंटी देने पर किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों की आय बढ़ेगी। विनोद आनंद का कहना है कि एमएसपी पर 100% खरीदारी संभव नहीं है। उत्पादन का अगर 20% भी एमएसपी पर खरीद लिया गया और बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई तो किसान का भला होगा। हंगामे के बीच एलजी ने पढ़ा अभिभाषण। 26 मिनट के अभिभाषण में 10 बार रुकना पड़ा। विपक्ष के 7 सदस्य मार्शल आउट। देखिए, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार को हंगामे के साथ हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपना अभिभाषण भी विपक्ष के सदस्यों की ओर से किए गए हंगामे के बीच ही पढ़ा। हंगामे के कारण एलजी को अपना अभिभाषण 10 बार रोकना पड़ा, जबकि 26 मिनट में 13 बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। विपक्षी सदस्यों ने अभिभाषण के दौरान जब बार बार आप
सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए तो विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने एक के बाद एक विपक्ष के 7 सदस्यों को मार्शलों के जरिए सदन से बाहर करवा दिया। वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने से रोक रहे हैं अधिकारी, दिल्ली सरकार। बढ़े हुए पानी बिल के समाधान के लिए दिल्ली सरकार की ओर से घोषित वन टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर इस योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में रखने से मना करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों और सरकार के बीच विवाद के कारण इस योजना को लागू करने में विलंब होने की आशंका जताई जा रही है। बदला बदला सा है इस बार का विश्व पुस्तक मेला। प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में प्रवेश करते ही पूरा वातावरण अलग दिखता है। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हॉल नंबर 1 से 5 तक में है। सुंदरगढ़ से सजे हॉल, स्वच्छ गलियारा और किसी भी स्टॉल के आगे कोई अतिक्रमण नहीं है। हॉल के अंदर रास्ते पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं। गलियारे में पर्चे बांटते कार्यकर्ता नहीं। हर हाल में साफ सुथरे शौचालय, मेले में बाल मंडप, हाल के पूरी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। इस बार इसलिए ये पुस्तक मेला थोड़ा सा अलग है। हिंदी के प्रकाशक 2 अलग अलग हॉल में हैं। हॉल संख्या 2 और 3 के बीच एक कोने में गुजरात के अहमदाबाद से नौरंग प्रिंटर्स के स्टॉल पर हाथ में कोदंड लिए प्रभु श्री राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी छोटी गत्ते की प्रतिमा भी लगाई गई हैं, जैसा आप इस पिक में देख रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए देश को चाहिए 30 लाख करोड़। पीएम सूर्य घर योजना के लिए ही 75,000 करोड़ रुपए की दरकार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी सम्मेलन में जो वादे किए हैं उसको हासिल करने के लिए 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर प्रणाली लगाने की सूर्य घर योजना को लॉन्च किया था। सिर्फ इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यह बात इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा के CMD प्रदीप कुमार दास ने विश्व बैंक के तत्वाधानों में ज़्यादा तेज व स्वच्छ विकास पर आयोजित सेमिनार में कही है। दास ने कहा कि उक्त राशि की दरकार वर्ष 2024 से वर्ष 2030 के दौरान होगी। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बनने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने से भारत में ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। आगे बढ़ी हुई ऊर्जा मांग का तकरीबन 90% हिस्सा रिन्यूएबल सेक्टर से पूरा किया जाएगा। हालांकि जब तक रिन्यूएबल ऊर्जा को संरक्षित रखने की तकनीक हासिल नहीं होती है तब तक ताप बिजली क्षमता का भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा। वकीलों की सेवा उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वकील या लीगल प्रैक्टिशनर डॉक्टरों और अस्पतालों की तरह अपने काम का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनकी सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं लगाया जा सकता है। एक वकील और एक डॉक्टर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच अंतर करते हुए बार निकायों और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ के समक्ष कहा कि एक वकील का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अदालत के प्रति है, क्योंकि उसे कोर्ट में एक अधिकारी के रूप में कार्य करना होता है, न कि अपने मुवक्किल के प्रति। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बार ऑफ इंडियन लॉयर्स जैसे बार निकायों और अन्य व्यक्तियों ने याचिकाओं के एक समूह में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 2007 के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कहा गया कि अधिवक्ता और उनकी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में आती हैं। केंद्रीय विद्यालयों के छात्र गूगल पे फोन से भी जमा कर सकेंगे फीस। केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 14 लाख से अधिक छात्रों को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS ने बड़ी राहत दी है। वे अपनी फीस
भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जुड़े फ़ोन पे, गूगल पे और अमेज़ॉन पे सहित करीब 400 अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी कर सकेंगे। अभी तक वह अपनी फीस को अलग अलग बैंकों या फिर एनबीएफसी के जरिए ही ऑनलाइन जमा कर सकते थे। ऐसे में इस फैसले को छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह कदम अभिभावकों की दिक्कत के साथ ही रिजर्व बैंक की सलाह को ध्यान में रखते हुए उठाया है। वित्त मंत्री ने राम मंदिर थीम सहित 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं। इनमें अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर आधारित सिक्के के साथ ही भगवान बुद्ध और एक सींग वाले गैंडे पर आधारित सिक्का शामिल है। राम मंदिर की थीम पर आधारित सिक्के की एक ओर रामलला और दूसरी ओर राम मंदिर की तस्वीर है। वह सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 19वें स्थापना समारोह को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीतारमण ने पंचतंत्र थीम पर स्मारक टिकट और सिक्के लाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसे भारत ने IMF विश्व बैंक द्विपक्षीय बैठक के दौरान उपहार में दिया था। केंद्र ने बाइक टैक्सी की कानूनी स्थिति पर दिया स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी कारोबार को कानूनी जामा पहनाने के प्रयास के तहत बाइक टैक्सियों की परिभाषा स्पष्ट करते हुए राज्य सरकारों को परामर्श अधिसूचना जारी की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 22 जनवरी को यह अधिसूचना जारी की थी, जिसका शीर्षक है मोटरसाइकिल मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2(7) के तहत ठेके पर चलने वाली गाड़ी की परिभाषा के दायरे में आती है। इस कदम का उद्देश्य देश में मोटरसाइकिलों को कानूनी तौर पर अनुबंध गाड़ी के तौर पर संचालित करने की अनुमति देना है। इससे परिवहन के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे और लोगों के लिए आय के अवसर भी पैदा होंगे। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ठेके वाली गाड़ी उस वाहन को कहा जाता है जो पहले से तय शर्तों के साथ सवारियों को आवाजाही के लिए किराए पर लिया जाता है। इसमें वाहन को तय किराए पर एक निश्चित दूरी या निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। परामर्श अधिनियम या फिर अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(28) के अनुसार जिन वाहनों में 4 पहिए ना हो और इंजन 25 सीसी से ज़्यादा हो, उन्हें भी मोटर वाहन की श्रेणी में शामिल किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र की प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक और प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से जनगणना के आधार पर 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया गया है। द्रमुक के सहयोगी दलों कांग्रेस, VSK, MDMK व वाम दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। जब प्रस्ताव का मतदान हुआ तो PM के विधायक मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दोनों प्रस्ताव पेश किए। प्रस्ताव में कहा गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का कदम लोकतंत्र के खिलाफ अव्यवहारिक और भारत के संविधान में निहित नहीं है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इसे लागू नहीं करने का आग्रह किया गया है। अन्ना द्रमुक विधायक N. तलैया सुंदरन ने कहा कि पार्टी 10 वर्षों में अपनी 10 मांगों को पूरा होने की स्थिति में एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति का समर्थन करेगी। 131 में से 30 शहरों में अभी तक नहीं लगे रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन। इसे विडंबना कहें या अनदेखी, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में 5 साल से शामिल 131 में से 30 शहरों में अभी तक वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं लगे हैं। इसमें रांची, जम्मू, गुंटूर, नेल्लोर, बड़ोदरा, मदुरै और रायबरेली शामिल हैं। जनवरी 2024 तक 101 शहरों में ही रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन लग सकते हैं। यह वास्तविकता सामने आई है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया है कि 2019 से शुरू किए गए NCAP का लक्ष्य 131 शहरों में 2024 तक PM2.5 और PM10 सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाना था, जो वर्ष 2011 से 15 तक निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते थे। सरकार ने अब इन शहरों में 2026 तक पर्टिकुलर मैटर के स्तर से 40% की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। अब पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पानी।
45 साल का सपना और लंबा संघर्ष, आखिर पाकिस्तान बहकर जा रहे रावी के पानी को रोककर अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन को लहलहाने का सपना साकार हो सकेगा। इसमें से 32,000 हेक्टेयर भूमि जम्मू कश्मीर में ही है। वर्ष 2018 में आरंभ हुई शाहपुर कंडी परियोजना का ज़्यादातर काम पूरा कर लिया गया है। गुरदासपुर के शाहपुर कैंडी में बांध बनकर तैयार है और इस माह 25 फरवरी को बांध में पानी भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा। उसके बाद जल्द किसानों को यह पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ इस परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। इस परियोजना के लिए करीब 2,793 करोड़ की लागत आई है। केंद्र सरकार के विशेष सहयोग और लगातार निगरानी से यह सपना साकार हो पाया है। परियोजना से जम्मू कश्मीर को उसके हक का 1150 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पानी के अभाव में कठुआ, हीरानगर और सांबा की जो बंजर हो चुकी जमीन है वो सिंचित की जाएगी। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि कई समस्याओं का समाधान हाइड्रोजन ईंधन। देखिए, हाइड्रोजन ईंधन से जहां हम न केवल स्वच्छ हवा सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि तेल आयात के खर्चे को बचाकर आर्थिकी को भी एक बड़ा सहारा दे सकेंगे। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं सृजन पाल सिंह। अच्छा, हाइड्रोजन ईंधन को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया था जो आपने काफ़ी पसंद किया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हाइड्रोजन ईंधन क्या है, इसका उपयोग कब से कितना, किस तरह से, कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों की जानकारी उस वीडियो में दी गई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 14 भारत में हैं। हम सभी सर्दियों की दस्तक के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कई अन्य शहरों में प्रदूषण के बारे में समाचार सुनते रहते हैं। इस दौरान शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खतरनाक स्तर को लांघ जाता है। फिर बहस शुरू हो जाती है, दोषारोपण लगने लगते हैं। इसमें राजनीतिक दल और मुखर होकर सामने आते हैं। हर एक दल दूसरे पर दोष लगाने लगता है। इस बहस के बीच कुछ तथ्यों को अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 23 लाख लोगों की मौत होती है। यह संख्या कोविड-19 से हुई कुल मौतों का 4 गुना अधिक है। क्या इस स्थिति का कोई ठोस समाधान है? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद प्राप्ति के स्तर पर यह कुछ दुर्लभ भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश हाइड्रोजन पानी के एक प्रमुख भाग के रूप में मौजूद है। प्रत्येक पानी के अणु के ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। यदि पानी को इलेक्ट्रिसिटी नामक एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसमें उसमें करंट प्रभावित किया जाता है, तब पानी का अणु टूट जाता है और हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन संभव हो जाता है। हाइड्रोजन एक शून्य उत्सर्जन ईंधन है। भारतीय उद्योग जगत में भी ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है। रिलायंस जैसी जो दिग्गज कंपनी है इसमें अरबों रुपए का निवेश कर रही है। टाटा, महिंद्रा के साथ टोयोटा और कमिंस जैसी कंपनियां कारों और ट्रकों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विकसित करने पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह सिलसिला इस प्रकार कायम रहा तो आप 2030 तक प्रतिदिन एक हाइड्रोजन बस, एक हाइड्रोजन ट्रेन की सवारी करने और एक हाइड्रोजन ईंधन कार के मालिक होने की उम्मीद कर सकते हैं। इससे निकलने वाले पानी भी इतना साफ होगा कि इसका सेवन किया जा सकता है। गत वर्ष नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन ईंधन की राह पर चलने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भारतीय कंपनियां इस प्रक्रिया को सफल बनाने में विश्व का नेतृत्व भी कर रही हैं। प्राकृतिक गैस से भी हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे पेट्रोलियम समृद्ध देश भी अब यही विकल्प अपना रहे हैं। आगे के आर्टिकल में बता रहे हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन इस समय विश्व की सबसे बड़ी समस्या यानी कि प्रमुख समस्या बनी हुई है। विश्व के 24% कार्बन उत्सर्जन के लिए परिवहन क्षेत्र को जिम्मेदार माना जाता है और दिल्ली जैसे जो शहर हैं उसमें तो प्रदूषण और स्तर जो है वो और ज़्यादा होता है।
दिल्ली की हवा प्रदूषण के गंभीर स्तर के मध्यम स्तर पर आ गई है, लेकिन इससे पहले अभी तक जो AQI चल रहा था वो 400 प्लस चल रहा था। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बेहतर और 100% स्वच्छ है, लेकिन किसी भी महत्वाकांक्षी मिशन की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। पहला, कुशल इंजन का निर्माण और किफ़ायती वाहन विकसित करना जो इस नए ईंधन पर चल सके। हमारे घरेलू उद्योग इतने मजबूत हैं और हमारा बाजार इतना बड़ा है कि नए इंजन का उत्पादन तेज गति से हो सकता है। दूसरा, ऐसे इंजनों में सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन पेट्रोल या किसी अन्य पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक विस्फोटक है। तीसरा मुद्दा यह है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में सौर और पवन ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता होगी। यह पहलू ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में महंगा बना देगा। भारत ने 2030 तक इस मोर्चे पर 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया है। अकेले इस क्षेत्र में 6 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। हाइड्रोजन वाहनों एवं उनका सर्विस नेटवर्क बनाकर और अधिक निवेश के साथ ही रोजगार विस्तार होगा। यह सब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है, जहां हम न केवल स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे, बल्कि तेल की खरीद के खर्चे को बचाकर अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहारा देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है सौर क्रांति लाने वाली सूर्योदय योजना। देखिए, हालांकि सूर्योदय योजना पर भी हमने वीडियो बनाया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं इस आर्टिकल को क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि PM सूर्योदय योजना से लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली के साथ ही हरित ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति में मदद मिलेगी। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है MSME मंत्रालय के दिल्ली निर्यात संवर्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग के अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। देखिए, वो ये बता रहे हैं कि देश में इन दिनों कई राजनीतिक दलों में चुनाव के दौरान मतदाताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा करने की होड़ मची हुई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना पेश की है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप यानी कि छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस योजना से न सिर्फ लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि भारत हरित ऊर्जा की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकेगा। सौर ऊर्जा में पारंपरिक बिजली उत्पादन मॉडल की तरह अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने में आधारभूत ढांचे को भी उतनी जरूरत नहीं रहती है। इससे पहले सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई योजनाएं बन चुकी हैं। वर्ष 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू किया गया था। 2015 में एक और योजना शुरू की गई जिसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2017 में सरकार ने सोलर ट्रांसफिग्रेशन ऑफ इंडिया यानी कि सृष्टि योजना शुरू की। इस तरह देश में ग्रामीण इलाकों में दूर दराज क्षेत्रों तक स्वच्छ और सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना शुरू की गई। इस योजना के बावजूद रूफटॉप और सौर ऊर्जा की प्रगति संतोषजनक नहीं रही। 2024 तक 40 गीगावाट लक्ष्य की तुलना में उत्पादन मात्र 11 गीगावाट का ही हुआ। इसी से सबक सीखते हुए नई योजना में पहले की योजनाओं की खामियों को दूर किया गया। रूफटॉप सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी बाधा है ऊंची लागत, इसलिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कुल परियोजनाओं की लागत का 60% हिस्सा सब्सिडी के रूप में होगा और शेष राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। जिस घर पर सोलर पैनल लगेगा उस परिवार को ऋण नहीं लेना होगा। यह ऋण वे सरकारी कंपनियां लेंगी जिन्हें राज्य में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये कंपनियां सोलर पैनल लगाएंगी और घरों को जितनी भी बिजली की जरूरत होगी उतनी बिजली देंगी और जो बिजली बढ़ेगी उसे संबंधित बिजली वितरण कंपनी को बेच दी जाएंगी। इस बिक्री से जो धन प्राप्त होगा उससे ऋण का भुगतान किया जाएगा। कर्ज की अदायगी पूरी होने के बाद सोलर सिस्टम उपभोक्ता का हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता बिजली बेचकर स्वयं भी धन कमा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सौर ऊर्जा के लक्ष्य और बची हुई बिजली को बेचने से एक उपभोक्ता को हर साल 18,000 रुपए तक की बचत होगी। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोलियम पदार्थों के भारी भरकम आयात बिल को देखते हुए सरकार बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल देश के 25% इलेक्ट्रिक वाहन रूफटॉप सौर ऊर्जा से चार्ज हो रहे हैं।
सरकार इस अनुपात को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। अनुमान है कि भारत में वर्ष 2030 तक 10 करोड़ से अधिक बिजली से चलने वाले वाहन होंगे, जिन्हें 29 लाख चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से बिजली उत्पादन के बजाय परिवारों की संख्या को लक्ष्य बनाना होगा। 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य देखने में भले ही भारी भरकम लग रहा हो, लेकिन देश की सौर ऊर्जा क्षमता बहुत ज़्यादा है। एक अध्ययन के अनुसार देश के 25 करोड़ घरों में यह क्षमता है कि वे अपनी छतों पर 637 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कितनी ज़रूरत है, 2 किलोवाट, 3, 4, 5, 10, तो आप उसमें फॉर्म फिल करेंगे। फिर गवर्नमेंट से संबंधित जो कंपनी है आपसे संपर्क करेगी, विजिट करेगी, उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि मंदी की चपेट में जापान, अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर पहुंची। देखिए, कैलेंडर वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही में आर्थिक विकास दर में गिरावट के बाद जापान की जो आर्थिक विकास है वो मंदी की चपेट में महसूस किया जा रहा है उसे, और वो तीसरे स्थान पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था आ गई, जो पहले चौथे पर थी, और ये चौथे पे चले गए हैं। उधर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी 2023 की दूसरी छमाही में मंदी की चपेट में आ गई है। जीडीपी पर जापान सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के दौरान विकास दर में 0.4% की वर्ष दर वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पूरे कैलेंडर साल 2023 की बात करें तो विकास दर में 1.9% की वृद्धि हुई है। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर में 2.9% की लगातार गिरावट दर्ज की गई है। लाल सागर संकट के बावजूद बढ़ा है निर्यात। लाल सागर में उथल-पुथल और वैश्विक स्तर पर व्यापार में सुस्ती के बावजूद जनवरी महीने में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल जनवरी के मुकाबले 3.12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी में सेवा निर्यात का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस अवधि में सेवा निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17.5% की बढ़ोतरी रही है। गत दिसंबर में भी वस्तुओं के निर्यात में 1% की बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरी तरफ इस साल जनवरी में वस्तुओं के आयात में पिछले साल जनवरी के मुकाबले 2.99% की बढ़ोतरी रही है। वैश्विक हालात, महंगाई कम करने की राह में बड़ी अड़चन। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर महंगाई दर नीचे लाने की बात कही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के केंद्रीय बैंकों के फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर दास ने कहा कि भारत अभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने की संभावना है। यह लगातार चौथा साल है जब भारत की विकास दर 7% से ज़्यादा रहेगी। वर्ष 2022 के बाद महंगाई की दर कम हुई है, लेकिन खाद्य उत्पादों की कीमतों में तेजी और वैश्विक हालात इसके लिए चुनौती बने हुए हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। पाक में शहबाज पीएम व जरदारी बन सकते हैं राष्ट्रपति। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पीपीपी के बीच सरकार बनाने के फार्मूले पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी दूसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पिछली गठबंधन सरकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तर्ज पर इसमें पीएमएलएन और पीपीपी के साथ और भी पार्टियों का गठबंधन हुआ था। इमरान खान की पार्टी हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने अमेरिकी समकक्ष संघ की उच्च स्तरीय वार्ता। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अपने अमेरिकी समकक्ष रैंडी जॉर्ज और अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल हुए और इस दौरान द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा के साथ ही वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई है। पांडे अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान जनरल पांडे ने फोर्ट ब्लेयर में आर्मी
जियोस्पेशियस सेंटर का दौरा किया और फोर्ट मैकेनियर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के साथ भी बातचीत की। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास का भी दौरा किया है। नासा की मदद से निजी कंपनी ने लॉन्च किया मून लैंडर ओडिसी। नासा की मदद से गुरुवार आधी रात को अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स ने मून लैंडर ओडिसी को लॉन्च किया है। इसका नाम कवि होमर के हीरो के नाम पर रखा गया है। इससे पहले 14 फरवरी को लॉन्च किया जाना था, पर ईंधन संबंधी समस्या के कारण इसमें देरी हुई। अब तक अमेरिका, रूस, चीन, भारत व जापान ने चंद्रमा पर सफल मिशन भेजा है। तो ये आज का यानी 16 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।